लॉजिकल रीजनिंग में पूछे गए 2023 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक टुगेदर। तो अब हमारी ये कोशिश है कि हमारा इस बार जो है जेआरएफ पार हो जाए। तो मेरा ये जो नारा है, अगर आपके नारे के साथ मैच होता है तो आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं। तो अगर आपने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम सिमरन सहगल है और मैं इसी चैनल पर माइंड और इकोनॉमिक्स चैनल के ऊपर आपकी तैयारी करवाती हूँ रिगार्डिंग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। तो इसी के चलते हुए मैंने ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी है, जिसमें मैं मैराथन सेशंस ले रही हूँ आपके पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवा दिया है 4 वीडियोस में, तो आप उसे ज़रूर से देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही में पेपर 1 में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन 3 यूनिट्स जो हैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है इट इज़ टू कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं पिछले 3 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और मैंने खुद 2 बार एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। मेरा एक आर्टिकल भी पब्लिश है इन इकोनॉमिक्स मैगजीन और मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्यों मुझसे पढ़ना चाहिए, तो इसकी मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है, तो अब आपको पता है कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना है। चलिए, हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर जंप ऑन करेंगे, क्योंकि जो पहले से मेरी सीरीज़ देख रहे हैं उन्हें पता है मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करती। एक भी मिनट आपके टाइम का वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है मेरा टाइम भी और आपका टाइम भी। तो हम बिल्कुल भी इसे वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा क्वेश्चंस पर चलेंगे। चलिए, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, यही प्रॉब्लम मेरी कुछ पिछली 2-3 वीडियोस में हो रहा है। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ऑन करती हूँ, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिकली बीच में बंद हो जाती है। आधी वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड होती है, आधी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, दोबारा वीडियो बनानी पड़ जाती है। चलो, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया है, आपको इसमें फैलेसी बतानी है। कौन सी फैलेसीज़ हैं ये? इनफॉर्मल फैलेसीज़ हैं। ठीक है, चलो, तो फैलेसीज़ क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फैलेसी का मतलब है गलती। ठीक है, दिस इज गलती। तो आपकी जो गलती है ना वो 2 तरीके से हो सकती है। एक फॉर्मल तरीके से हो सकती है और एक इनफॉर्मल तरीके से हो सकती है। ठीक है, फॉर्मल का क्या मतलब है? फॉर्मल का मतलब है जो गलती आपकी फॉर्म में हो गई है, यानी कि जो गलती आपकी आर्ग्यूमेंट को फॉर्म करने में आपने कर दी है। ठीक है, जो आपका आर्ग्यूमेंट का फॉर्म होता है पीपीसी स्ट्रक्चर, दिस इज प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड द कंक्लूजन। अगर आपको नहीं पता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में आपने पहली बार सुना है, तो आप मेरी इंडियन लॉजिक की और लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, इंडियन लॉजिक प्लस लॉजिकल रीजनिंग, इनकी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। एक मैंने मैराथन जो है वो शेयर की हुई है, इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, फैलेसी जो आपकी फॉर्म के अंदर होती है, आर्ग्यूमेंट को फॉर्म करने में जो आपने गलती कर दी है, ये पीपीसी स्ट्रक्चर में जो आपने गलती कर दी है, दैट इज़ अ फॉर्मल फैलेसी। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल फैलेसी। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है? जो आपकी फॉर्म में गलती नहीं हुई है, हालांकि आपके कंटेंट में गलती है। ठीक है, जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है, जो आपने स्टेटमेंट दी है, जो आपकी ये प्रीमाइसेस हैं, इन प्रीमाइसेस में ही कुछ गलती है, इस कंटेंट में कुछ गलती है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज इनफॉर्मल फैलेसी। तो अभी जो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे इसी बार 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, दिस इज रिलेटेड टू इनफॉर्मल फैलेसी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इनफॉर्मल फैलेसी पे पूछे गए। ये सारे क्वेश्चंस जो है इनफॉर्मल फैलेसी के हैं। तो हम पहले यही समझ लेते हैं कि इनफॉर्मल फैलेसीज होती क्या है। ठीक है, काफ़ी तरीके की आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं। तो सबसे पहली है आपकी एड होमिनम फैलेसी। तो एड होमिनम फैलेसी क्या है? दिस इज अगेंस्ट द मैन, दैट मीन्स अटैक ऑन हिज फेस, हिज बैकग्राउंड, रिलीजन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इंसान के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली। आप इंसान के फेस के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसके रिलीजन के ऊपर आप अटैक कर रहे हो। सो दिस इज एन एड होमिनम फैलेसी। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिखेगा कि जो जूही चावला है, ठीक है, जो जूही चावला है वो ऐड करती हैं केश किंग की। ठीक है,
तो उनके जो खुद के हस्बैंड हैं उनके जो बाल हैं वो है नहीं, तो लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं कि आप क्या बड़े बालों की ऐड कर रही हैं, आपके घर में तो खुद एक ऐसा इंसान है जिसके बाल है ही नहीं, तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करती। सो यू आर अटैकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। दिस इज एड होमिनम फैलेसी। नेक्स्ट, स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है? इट इज टारगेट ऑन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन सो दैट हिज पोजीशन कैन बी नैरोड एंड ओन पोजीशन कैन बी इम्प्रूव। ठीक है, आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं और अब इसीलिए नीचा दिखा रहे हैं, उसकी पोजीशन को इसलिए आप नीचा दर्जा दे रहे हैं क्योंकि आप अपनी पोजीशन को ऊपर दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि हम ऊपरी लेवल पर हैं और आप नीचे के दर पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी डिबेट्स जो हैं वो देखी होंगी काफ़ी ज़्यादा, उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने पे ही लगे रहते हैं कि आपकी पार्टी ने क्या किया, आप ये बताइए ना, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया, हमारी पार्टी तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉमैन फैलेसी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एड होमिनम का है जब आप इंसान के ऊपर, उसके ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी लुक्स के ऊपर, उसके रिलीजन के ऊपर, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जब आप अटैक करते हैं। स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है? जब आप उसकी पोजीशन के ऊपर, उसकी अथॉरिटी के ऊपर जब आप अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस क्या है? समथिंग इज ट्रू एज देयर इज नो एविडेंस फॉर इट्स फॉल्सिटी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को सच कह रहे हैं क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पाए कि वो गलत है। ठीक है, आप किसी चीज़ को कह रहे हैं कि दिस इज़ अ ट्रूथ क्योंकि किसी ने प्रूव नहीं किया कि ये चीज़ फॉल्स है, या फिर आप कहते हो कि ये चीज़ फॉल्स है क्योंकि कोई प्रूव नहीं कर पाया कि ये चीज़ ट्रूथ है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हैं दूसरे साइड पॉइंट ऑफ व्यू को। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे गॉड की एग्जिस्टेंस है। गॉड की एग्जिस्टेंस क्या है? कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। जो बिलीव करते हैं उन्होंने मान लिया है कि गॉड है क्योंकि कोई प्रूव नहीं कर पाया कि गॉड नहीं है। जो बिलीव नहीं करते वो कहते हैं कि भाई हम बिलीव नहीं करते कि गॉड है क्योंकि कोई प्रूव नहीं कर पाया कि वो है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज फॉल्स डिलेमा, जिसको आप फॉल्स डाइकोटमी, ईदर और फैलेसी या ब्लैक एंड वाइट फैलेसी भी कहते हो। तो ये फैलेसी क्या होती है? जिसमें आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है, या आपके पास ऑप्शन है कि आप शादी कर लीजिए। ठीक है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, या तो आप नेट क्वालिफाई करके अच्छी सी जॉब ले लीजिए और अपना मस्त सेटल हो जाइए, नहीं हो रहा अगर आपसे तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप शादी करके घर बैठ जाइए। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स डिलेमा और फॉल्स डाइकोटमी और ईदर और फैलेसी या ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो आपका कुआं या फिर खाई। नेक्स्ट, स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या होता है? स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब है? देखो, जो चीज़ स्लिपरी स्लोप आपका अराइव हुआ है इस चीज़ से कि अगर आपकी कोई चीज़ फिसलन वाली होती है, ठीक है, जब आपका एक ढलान फिसलन वाली होती है तो क्या होता है? आप फटाफट फटाफट उससे नीचे गिरते रहते हैं। तो ये फैलेसी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आपका एक इवेंट इज़ लीडिंग टू अनदर इवेंट एंड द अनदर इवेंट इज़ लीडिंग टू फर्दर अनदर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा बच्चा जो है आपके पास आता है, वो कहता है कि अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे आप साइकिल दिला दीजिए। तो वो कहती है कि नहीं, हम तुझे साइकिल नहीं दिलाएंगे क्योंकि कल को तू हमें कहेगा कि भाई स्कूटी दिला दो। स्कूटी दिला दी तो तू कल को कहेगा मुझे कार दिला दो, फिर तू हमें कहेगा कि एक मेरे को एरोप्लेन दिला दो। ठीक है, तो हम एरोप्लेन तो तुझे दिला नहीं सकते, इसीलिए हम तुझे आज साइकिल भी नहीं दिलाएंगे। तो क्या किया मम्मी ने? राई का पहाड़ बना दिया। ठीक है, स्लिपरी स्लोप इज राई का पहाड़ बना देना। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, लेकिन आपने उसको एक इवेंट को दूसरे इवेंट को तीसरे इवेंट के साथ जोड़कर पहले इवेंट को भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या फिर जिसको हम अज्यूमिंग द इनिशियल या बेगिंग द क्वेश्चन या पेटिटे प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे नाम हैं इसके खुद के। तो सर्कुलर आर्ग्यूमेंट क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इस पॉइंट से शुरू हुई है आर्ग्यूमेंट और घूम कर इसी पर आ गई, यानी कि कोई कंक्लूजन इस बात का निकला ही नहीं। आपने दुनिया जहान की बातें कर ली, दुनिया जहान की आर्ग्यूमेंट कर ली, स्टिल जो आपका क्वेश्चन था वो तो अनआंसर्ड ही रह गया। आप इस पॉइंट से शुरू हुए, आपने सारी बातें करी, सारी आर्ग्यूमेंट करी, हाँ ना डिबेट करी पूरी, और घूम कर फिर आप इसी क्वेश्चन के ऊपर आ गए, इसका आंसर तो आपको मिला ही नहीं। ठीक है, दिस इज सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है? जब आप जल्दबाजी में जनरलाइज कर देते हो दूसरे लोगों के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आजकल एक लड़की को आपने देखा कि वो स्मोक कर रही है। ठीक है, तो आपने उस लड़की को देखते ही जनरलाइज कर दिया कि आजकल की तो सारी लड़कियां ही स्मोक करती हैं।
ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन। आपने सिर्फ एक सैम्पल को देखा है, ठीक है, आपने सिर्फ सैम्पल को देखा, एक ही लड़की को आपने देखा और उस सैम्पल के बेसिस पे आपने पूरी पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि सारे ही स्मोक करती हैं, ठीक है। तो दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन। नेक्स्ट, रेड हेरिंग, जिसको हम इग्नोरेशियो एलेंची भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप मेन चीज़ से भटका देते हो, जब आप मेन चीज़ को इग्नोर कर देते हो, मेन कॉज को इग्नोर कर देते हो प्रॉब्लम की, और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर देते हो जो इररेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, आप कोई इमोशनल एस्पेक्ट उस चीज़ के अंदर डाल देते हो, तो दैट मीन्स इट इज़ रेड हेरिंग फैलेसी। फॉर एग्जांपल, आप बात कर रहे थे कि एक आपकी वो है, क्या कहते हैं, फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है जो अबॉर्शन करवाती है, ठीक है, जो अबॉर्शन करवाने के लिए गई है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके मेन कॉज को नहीं समझ रहे कि उन्होंने क्यों करवाया। हो सकता है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो रही हो, या हो सकता है कि शी डजंट वांट टू कंसीव एट दैट टाइम, वो नहीं करना चाहती थी या जो भी। तो आप उस मेन कॉज को छोड़कर आप कहते हो कि नहीं, जो अबॉर्शन है वो तो एक पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आपने एक बच्चे की हत्या कर दी है उसके अंदर। तो आपने एक इमोशनल एस्पेक्ट डाल दिया, एक इररेलेवेंट एस्पेक्ट आपने डाल दिया। आपने जो मेन कॉज था उसके बारे में तो आपने कोई स्टडी किया ही नहीं कि उसके पीछे का रीज़न है क्या। आप सिर्फ एक इमोशनल एस्पेक्ट लगाकर अपनी उस आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करने लग गए। दिस इज़ रेड हेरिंग। नेक्स्ट, पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक की फैलेसी क्या होती है? पोस्ट हॉक की फैलेसी होती है when you have assumed that one event preceded the other, then they must be causally related to each other, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ कि पहले कोई चीज़ हुई, उसके बाद दूसरी कोई चीज़ हो गई, तो आपने रिलेट कर दिया हमेशा के लिए कि ये दोनों हमेशा साथ में ही चलते हैं, ये एक दूसरे का कॉज है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन पेपर देने के लिए निकल रहे थे, ठीक है, पेपर था आपका, और उस दिन बारिश हो गई, ठीक है। तो अब आप जब भी पेपर देने के लिए जाते हो ना, तो आप कहते हो नहीं भाई, पेपर देने जाता हूँ ना जब भी, तभी बारिश हो जाती है, ठीक है, चाहे वो बारिश हो या ना हो, लेकिन आपने उसको मेन कॉज मान लिया कि हाँ, जब भी मेरा पेपर होता है तब बारिश होनी ही होनी होती है। सो दिस इज़ पोस्ट हॉक फैलेसी। जब आप पहले से ही ऐसी चीज़ों को इंटरलिंक कर लेते हो जो आपकी कभी पास्ट एक्सपीरियंस में लिंक्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड इन द आर्ग्यूमेंट प्रीमिसेस। जब आप दो वर्ड्स का एक वर्ड का आप यूज़ कर रहे हो अपनी आर्ग्यूमेंट में, और उस वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी एक आर्ग्यूमेंट बोली जिसके अंदर आपने एक वर्ड यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पर उसका मीनिंग अलग था। फिर आपने एक और लाइन बोली जिसमें आपने सेम वर्ड यूज़ किया, लेकिन अब इस लाइन के अंदर उस वर्ड का मतलब अलग था, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इक्विवोकेशन, ठीक है, क्योंकि वो दोनों वर्ड्स जो है वो सेम है, वर्ड तो सेम है, लेकिन आपने उनको अलग अलग सेंस में बोला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, टक्रिक फैलेसी। टक्रिक फैलेसी क्या होती है? दिस इज कॉल्ड U2 फैलेसी, ठीक है, यानी कि आप काउंटर क्वेश्चन करते हो सामने वाले को, आपकी कोई गलती है लेकिन आप सामने वाले को कहते हो भाई तूने भी तो ऐसे ही किया था, ठीक है, तू एक हफ्ता पहले तूने भी तो ये चीज़ कही थी, तभी मैंने आज कही है, ठीक है। दिस इज टक्रिक फैलेसी कि तू भी तो ऐसा ही है, ठीक है, मैं ऐसा हूँ, ठीक है, बट तू भी ऐसा ही है। दिस इज टक्रिक फैलेसी। नेक्स्ट इज कॉजल। कॉजल फैलेसी क्या होती है? जब आप किसी चीज़ के बीच में कॉज एंड इफेक्ट लगा देते हो, लेकिन एक्चुअली उनके बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट है नहीं, ठीक है। जो भी कॉज आप किसी चीज़ का कह रहे हो, वजह अगर आप किसी चीज़ की बता रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली वजह उसकी है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि सुमन नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो रो देती हैं, ठीक है, शी स्टार्टेड क्राइंग एट अ डे, ठीक है, वो एक दिन जो है वो सडनली रोने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बाहर बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या एक्चुअली सुमन के रोने की वजह से बाहर बारिश शुरू हुई है? नहीं, लेकिन आपने लिंक कर दिया। क्यों? क्योंकि जब सुमन रोई तभी बारिश बाहर स्टार्ट हो गई, तो आपने बस ऐड कर दिया कि हाँ दिस इज़ ये तो चमत्कार हो गया, सुमन के रोने से तो बारिश हो गई। तो दिस इज़ कॉजल फैलेसी। आपने जो कॉज बताया है बारिश होने का, दैट इज़ रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट, अपील टू अथॉरिटी या फिर आर्ग्यूमेंटम एड वर्कंडियम। तो अपील टू अथॉरिटी क्या होती है? जब आप किसी चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हो क्योंकि आपको एक सुपीरियर अथॉरिटी ने कह दी है वो चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप डेटॉल की ऐड देखते हो, उसमें क्या लिखा होता है? माँ के हाथ का धुला। जैसे माँ के हाथ का धुला, तो माँ क्या है? माँ इज़ अ सुपीरियर अथॉरिटी, ठीक है। जैसे अगर आप अपनी मम्मी की चीज़ों को देखो, तो मम्मी बहुत ही चीज़ों को साफ़ रखते हैं, या अच्छे तरीके से आपकी हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो
अब डेटॉल वालों ने उस चीज़ को पकड़ लिया। अब उन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट तो ऐसी सफाई करता है जैसे आपकी माँ ने खुद सफाई कर दी हो, ठीक है। सो दिस इज़ अपील टू अथॉरिटी। या फिर आप सेंसोडाइन का एग्जांपल ले लो। सेंसोडाइन में क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग एक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर बनकर आते रहते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर्स का सुझाया, ठीक है, डॉक्टर का सुझाया नंबर 1, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर्स ने सुझाया हुआ है, और वो डॉक्टर्स भी नहीं होते, वो एक्टर्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अपील टू अथॉरिटी। नेक्स्ट, अपील टू पिटी या फिर आर्ग्यूमेंटम एज मिजरिकॉर्डियम। एड है ये, दिस इज नॉट एज। आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम। सो दिस इज रिलेटेड टू इररेलेवेंट सिंपैथी। आप किसी चीज़ को इररेलेवेंट सिंपैथी दे रहे हो, कोई ज़रूरत भी नहीं है उस बात की, फिर भी आप उस चीज़ को लेकर सिंपैथी दिए जा रहे हो। नेक्स्ट, एड पॉपुलम या फिर बैंड वेगन फैलेसी। एड पॉपुलम क्या होता है? एड पॉपुलम होता है विच इज़ पॉपुलर अमंग द सोसाइटी, ठीक है। जो चीज़ हर किसी के बीच में फेमस है वही चीज़ आपको भी करनी है, क्योंकि आपका पड़ोसी कर रहा है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया कर रही है वो चीज़, तो आपको भी करनी है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली भेड़ चाल। जब आप भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हो, ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग। नेक्स्ट आपका है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिविजन, ठीक है। ये दोनों फैलेसीज भी आपकी पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, इस साल तो नहीं पूछी गई, पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। सो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फैलेसी ऑफ डिविजन, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। सो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? यहाँ पे आप छोटे से बड़े की बात करते हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, दिस इज छोटे से बड़े की जब आप बात करो, दिस इज सैम्पल टू पॉपुलेशन, यानी कि जो चीज़ आपकी सैम्पल पर वैलिड है, जो चीज़ एक स्पेसिफिक चीज़ पे वैलिड है, आप कहते हो ये ऑन एंड जनरली भी ये चीज़ वैलिड होगी, ये पूरी पॉपुलेशन पर भी वैलिड होगी। जो चीज़ आपके सैम्पल पर वैलिड है, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे वैलिड है, वो होल पर भी वैलिड होगी, पूरी पॉपुलेशन पे भी वो चीज़ वैलिड होगी, ठीक है। सो व्हाट इज होल इज़ ट्रू इफ़ इट्स कॉन्स्टिट्यूइंग पार्ट्स आर ट्रू। अगर इस पूरे के कुछ पार्ट्स पे कोई चीज़ वैलिड है तो वो सारी चीज़ें इस पूरे के ऊपर भी वैलिड होगी, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज़ ट्रू फॉर द पार्ट्स इज़ ट्रू फॉर द होल एज वेल। तो ये चीज़ कहती है आपकी फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपकी फैलेसी ऑफ डिविजन। यहाँ पे आप बड़े से छोटे में जा रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स द थिंग विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू दिस पॉपुलेशन, जो चीज़ आपकी पॉपुलेशन पर वैलिड है वही चीज़ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स पे भी वैलिड होगी। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन का मतलब कंप्राइज करना, ठीक है। तो जो चीज़ आपकी पार्ट्स पर वैलिड है वो होल पे भी वैलिड होगी, दिस इज कॉम्पोजिशन। डिवीजन क्या है? डिवाइड कर देना, यानी कि जो चीज़ आपकी पूरी पॉपुलेशन होल के ऊपर वैलिड है वो आपके पार्ट्स पर भी वैलिड होगी, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं पहले। लेट मी इरेज दिस। चलो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं हम। दिस इज atoms are colorless, cats are made up of atoms, so cats are colorless, ठीक है। चलो आपने क्या कहा? atoms are colorless, ठीक है। जो आपके atoms होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे आपके पार्ट्स होते हैं, दिस इज कलरलेस। योर कैट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, जो आपकी कैट्स हैं वो एटम्स से मिलकर बनी हुई होती हैं, तो जो आपकी कैट्स हैं वो कलरलेस होंगी, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया? ये चीज़ होल पर वैलिड है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ डिविजन। फैलेसी ऑफ डिविजन का क्या है? दैट ह्यूमन्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, humans are made up of atoms, humans are conscious, so atoms must be conscious, ठीक है। humans क्या है? एक बड़ी टर्म है, ठीक है, आपका होल है। atoms क्या है? atoms इसका पार्ट है, humans का पार्ट है। तो जो चीज़ आपके ह्यूमंस पर वैलिड है, यानी कि ह्यूमंस आपके कॉन्शियस हैं, वो चीज़ आपकी एटम्स पर भी वैलिड होगी, वो चीज़ आपके एटम्स भी कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फैलेसी ऑफ डिवीजन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ये क्या था? जो चीज़ आपकी एटम्स पर वैलिड है, ठीक है, जो चीज़ आपके पार्ट्स पे वैलिड है वो आपके कैट पे भी वैलिड है। एटम आपके कलरलेस थे तो आपकी कैट भी कलरलेस है, तो आप छोटे से बड़े के ऊपर गए थे। दिस वॉज कॉम्पोजिशन, ओके।
चलो ये दोनों हो गई हमारी। नेक्स्ट इज एक्सीडेंशियल फैलेसी एंड फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ये दोनों आपस में ऑपोजिट्स हैं और ये दोनों आपस में ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। चलो एक्सीडेंटल फैलेसी और फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंटल फैलेसी क्या है? इट इज़ डिडक्टिव इन नेचर, यानी कि आप जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हो, देन आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर आते हो। नेक्स्ट है आपका फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। यहाँ पे इंडक्टिव इन नेचर है, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हो, देन आप उसको जनरलाइज कर देते हो ओवर द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, एक्सीडेंट फैलेसी का देखो, एक मिनट। एक्सीडेंटल फैलेसी का वो एग्जांपल देखिए अब क्या है। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई emu is a bird, hence emu can fly, ठीक है। आपने क्या कहा? सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, ईमू एक बर्ड है इसलिए ईमू भी उड़ सकता है। ईमू आपने देखा होगा, एक बर्ड ही होता है, काले रंग का थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा टाइप ऑस्ट्रिच टाइप का दिखता है, पर ऑस्ट्रिच से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वो उड़ नहीं सकता है एक्चुअली, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ फैलेसी। गलती हो रही है क्योंकि ईमू उड़ नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन सी फैलेसी है? दिस इज एक्सीडेंटल फैलेसी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपकी जनरल पर ट्रू है, जो आपके सभी बर्ड्स पे ट्रू है, वो आपने एक स्पेसिफिक केस के ऊपर भी ट्रू लगा दी। अगर सारे बर्ड उड़ सकते हैं तो ईमू भी उड़ सकता है, आपने ये कह दिया, यानी कि आपने जनरल पर जो चीज़ वैलिड थी वो स्पेसिफिक पे भी लगा दी। तो दिस इज एक्सीडेंटल फैलेसी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। इनके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, आपको पेपर में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट। चलो एक सेकेंड, चलो। ही लाइक्स कैट्स एंड इज अ ग्रेट पिचर। He likes cats and he is a great pitcher. Next, therefore everyone who likes cat is a great pitcher, ठीक है। आपने क्या कहा? ये एक लड़का जो है उसे कैट्स पसंद है और वो ग्रेट पिचर भी है, इसीलिए हर कोई जिसको कैट पसंद है वो ग्रेट पिचर भी होगा। गलती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अगर जिसको कैट पसंद है वो ग्रेट पिचर भी हो। तो यहाँ पे आप कौन सी गलती है? दिस इज कॉन्वर्स एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक इंसान की बात करी, उसे जनरलाइज कर दिया आपने दूसरे बंदे के ऊपर। सो दिस इज फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स एक्सीडेंट, ठीक है। चलो लास्ट है आपका लोडेड क्वेश्चन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कह देते हैं, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है? दैट अ क्वेश्चन कंटेनिंग एन इम्प्लिसिट अजम्पशन दैट इज अनवेरीफाइड और कॉन्ट्रोवर्शियल। जब भी आप किसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कोई कॉन्ट्रोवर्शियल जब आप क्वेश्चन कर लेते हो ना, जिसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वो क्वेश्चन आपका लोडेड क्वेश्चन होता है या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, ठीक है। दिस इज द फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके इनफॉर्मल फैलेसीज के, फटाफट से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। अभी मेरे पास सारे के सारे पेपर हैं भी नहीं, ठीक है। सारे पेपर्स मेरे पास अभी हैं भी नहीं, कम पेपर्स हैं इस बार के, स्टिल इतने सारे क्वेश्चन हैं इसमें से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। चलो, क्वेश्चन है विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। आपको बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ है इसके अंदर। अथीस्ट हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अथीस्ट हैव नॉट प्रूवन दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप अथीस्ट जो है वो प्रूव नहीं कर पाए हैं कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हमने कंक्लूड कर दिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये, ठीक है। किसमें दिया था? दिस वाज अपील टू इग्नोरेंस। जब आप दूसरे एस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हो, आपने किसी चीज़ को सच मान लिया, आपने मान लिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला नहीं प्रूव कर पाया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। तो दिस इज अपील टू इग्नोरेंस। हो गया आसान क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। Although I am very happy to win the lottery, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ वैसे तो कि मुझे लॉटरी मिली है, बट आई एम ऑल्सो अ लिटिल वरीड, मैं फिर भी थोड़ा सा वरीड हूँ। क्यों?
द लास्ट टाइम आई हैड वन अ लॉटरी, क्योंकि जब पिछली बार मैंने लॉटरी जीती थी, माई पॉकेट वॉज पिक्ड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, मेरी जो पॉकेट थी वो पिक हो गई थी, यानी कि चोरी कर लिया गया था मुझसे सामान अगले दिन। सो विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एग्जाम्पल दिया आपको, ऑप्शंस दिए हैं, पोस्ट हॉक, हेस्टी जनरलाइजेशन, रेड हेरिंग एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आप देखो क्या है कि पहले उसका जो है, जब उसने लॉटरी जीती थी तो उसकी चोरी हो गई थी, तो वो सोच रहा है कि हमेशा जब भी वो लॉटरी जीतेगा ना तो उसको चोरी हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो लॉटरी का पैसा है वो चोरी हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज पोस्ट हॉक की फैलेसी। पोस्ट हॉक की फैलेसी यही थी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा हो चुका है, कोई ऐसा इवेंट हो चुका है जिससे आप अब अपने हर इवेंट को जोड़ते हो, आप हमेशा सोचते हो कि ये चीज़ पहले हुई थी तो हर बार ऐसा ही होगा। तो दिस इज पोस्ट हॉक की फैलेसी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। मैरी कॉम्स कोचेस से दैट शी हैज़ अ रियल गिफ्ट फॉर बॉक्सिंग, ठीक है, मैरी कॉम के कोच कहते हैं कि उनके पास बॉक्सिंग करने के लिए एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है वो चीज़, मतलब। सो बिकॉज हर स्किल इज़ अ गिफ्ट शी डजंट डिजर्व एनी क्रेडिट फॉर इट, ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्किल है वो एक गिफ्ट है, इसीलिए उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज अगेन अ फैलेसी, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, तो गिफ्ट कैसे यूज़ किया, दिस वाज गॉड गिफ्ट, ठीक है, आपने गिफ्ट यहाँ पे क्या मतलब था कि गॉड गिफ्ट मिला है उसको ये चीज़। फिर आपने यहाँ पे जो गिफ्ट वर्ड यूज़ किया है ये आपने लिटरल सेंस में मटेरियल गिफ्ट की बात कर दी, जैसे हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट्स वगैरह, आपने ये गिफ्ट मटेरियल गिफ्ट कह दिया एंड दिस वाज गॉड गिफ्ट जिसकी आप बात कर रहे थे। तो आपने एक ही वर्ड को यूज़ किया है लेकिन उन दोनों का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सी आग हो गई आपकी, इक्विवोकेशन की। इक्विवोकेशन में यही था जब आप सेम वर्ड यूज़ कर रहे हो लेकिन दोनों सेंटेंस में उस वर्ड का मतलब अलग है, ठीक है। चलो दिस वाज इक्विवोकेशन। नेक्स्ट, which logical fallacy is exemplified in the following statement? No one can criticize the Freudian psychoanalysis unless the one who criticizes himself has been psychoanalyzed, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है आपको कि कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है फ्रूडियन साइकोएनालिसिस को जब तक जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो खुद से साइको एनालाइज ना हुआ हो, ठीक है। सो दिस इज नॉट अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी तो क्या होता है, किसी ने आपको कहा हो, किसी सुपीरियर अथॉरिटी में, ये तो होगा नहीं। अपील टू इग्नोरेंस भी नहीं है। अपील टू इग्नोरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोली गई है कि ये चीज़ सही थी तो हमने ये चीज़ सही नहीं थी, आपने ऐसा प्रूव नहीं किया तो हमने इसको सही मान लिया, या ये चीज़ आपने गलत प्रूव नहीं करी तो हमने सही मान लिया, या ये चीज़ आपने सही प्रूव नहीं करी तो हमने गलत मान लिया। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कोई दूसरा एस्पेक्ट इग्नोर नहीं किया यहाँ पर, तो ये भी नहीं है। इक्विवोकेशन क्या होता है, जब आपने एक वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ किया हो, तो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ किया नहीं है, एक ही सेंटेंस है यहाँ पे, तो वैसे भी दो सेंटेंस तो है भी नहीं। तो एड होमिनम की फैलेसी यहाँ पर लग रही है। एड होमिनम क्या था, व्हेन यू अटैक ऑन द पर्सन, ठीक है, आप यहाँ पर दूसरे इंसान को अटैक कर रहे हो। कह रहे हैं कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद उस चीज़ से गुजरे ना हो, ठीक है। तो आपने उस बंदे को अटैक किया है, सिंप्लीफाई, उसकी पर्सनल चीज़ के ऊपर। तो दिस इज एड होमिनम। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई कॉल्ड यू वर नीदर इन योर क्लास नॉर इन द लेबोरेटरी, ठीक है। जब मैंने आपको कॉल किया, ना तो आप अपनी क्लास में थे ना तो आप अपनी लैब के अंदर थे। Why are you avoiding me, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कहा, When I called you, you were neither in your class nor in the laboratory. Why are you avoiding me? आप मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। मैंने जब आपको कॉल किया तो इसका क्या आंसर आपका होना चाहिए, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट तो ये है नहीं क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट तो चल ही नहीं रही। यहाँ पे सर्कुलर आर्ग्यूमेंट क्या होती है, अगर आपको एक ही पॉइंट से आप शुरू होते हैं और दूसरे उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। रेड हेयरिंग। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होता है, विच इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, विच इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल। तो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ भी आपने कुछ पूछी नहीं है। कॉन्ट्रोवर्शियल कब होगी, जब आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछ लिया होता या आपने किसी सेलिब्रिटी के बारे में कोई चीज़ बोल दी होती, ठीक है। तो दैट वाज कॉन्ट्रोवर्शियल।
स्लिपरी स्लोप भी यहाँ पर नहीं है। स्लिपरी स्लोप क्या होता है, जब आप एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे चले जाते हो, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो आंसर इसका रेड हेरिंग होना चाहिए। नाउ वाई रेड हेरिंग? रेड हेरिंग क्या था, जो आपका इमोशनल एस्पेक्ट लग जाए, ठीक है। तो इमोशनल एस्पेक्ट आपने लगा दिया ना यहाँ पे, वाई आर यू अवॉइडिंग मी, ठीक है। आपने बंदे को कहा मैंने तुझे कॉल किया, तू क्लास में भी नहीं था, तू लैब में भी नहीं था, तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, ठीक है। फालतू में आपने एक इमोशनल एस्पेक्ट डाल दिया। मेन चीज़ क्या थी कि वो क्लास में क्यों नहीं था या लैब में क्यों नहीं था, लेकिन आप उससे पूछने लगे तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो दिस इज रेड हेरिंग की प्रॉब्लम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Critics of Freudian theory should get themselves psychoanalyzed because opposition to the theory is itself caused by unconscious resistance arising from the Oedipal complex, which according to Freud distorts one thinking. Which logical fallacy is committed in the above argument? अब आपको बताना है इसमें कौन सी आ रही है। चलो, सो क्रिटिक्स ऑफ फ्रूडियन थ्योरी शुड गेट देमसेल्व्स साइकोएनालाइज, ठीक है। जो क्रिटिक्स हैं फ्रूडियन थ्योरी के, उनको खुद साइकोएनालाइज करवा लेना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए? बिकॉज ऑपोजिशन टू द थ्योरी इज इटसेल्फ कॉज्ड बाय अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस अराइजिंग फ्रॉम द डेडिपल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू फ्रूड डिस्टॉर्ट्स वन थिंकिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट से शुरू हुआ और अगेन दूसरी पॉइंट के ऊपर वापस आ गए। यहाँ पे कोई कंक्लूजन तो उन्होंने निकाला नहीं ना, कंक्लूजन उन्होंने निकाला नहीं कि फ्रूड की जो थिंकिंग है वो ठीक है या फ्रूड की थिंकिंग जो है वो गलत है। कोई कंक्लूजन नहीं निकला इस बात का, ना ये निकला कि क्रिटिक सही कह रहे हैं या क्रिटिक गलत कह रहे हैं। सिर्फ वो इसी चीज़ के ऊपर प्रूव करे जा रहे हैं कि भाई आप फ्रूडियन थ्योरी अगर आप उसके क्रिटिक हैं तो आप खुद जाके अपने आप को साइको एनालाइज करवा कर देखिए, ठीक है। सो दिस इज बेगिंग द क्वेश्चन। वाई बेगिंग द क्वेश्चन? बिकॉज आप एक पॉइंट से शुरू हुए हैं और उसी पॉइंट के ऊपर आप वापस से आ जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेगिंग द क्वेश्चन, जिसको हम और क्या कहते हैं, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट या पेटिटे प्रिंसिपी। ओके, चलो, अपील टू अथॉरिटी ये है नहीं, ठीक है, किसी और अथॉरिटी की बात नहीं हो रही। स्लिपरी स्लोप ये है नहीं, एक से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़। हेस्टी जनरलाइजेशन ये है नहीं। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक चीज़ को देखा, उससे आपने जनरलाइज कर दिया पूरी पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? आई डू नॉट बिलीव दैट सीरियल किलर्स ऑट टू बी अलाउड टू लिव, ठीक है। मैं नहीं बिलीव करता कि सीरियल किलर्स जो है उनको जीने देना चाहिए। दे हैव forfeited their rights to live because anyone who kills lots of people has lost that right, ठीक है, क्योंकि उसको जीने का हक है ही नहीं, क्योंकि जिसने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी ले ली हो, जिसने इतने सारे लोगों की ज़िंदगी ले ली हो, उसका वो राइट चला गया है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, सिंपली एक सेकेंड, आई डू नॉट बिलीव दैट सीरियल किलर्स ऑट टू बी अलाउड टू लिव। मैं बिलीव नहीं करता कि सीरियल किलर्स को जीने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वो जो राइट है वो खो दिया है। बिकॉज एनी वन हु किल्स लॉट्स ऑफ पीपल हैज़ लॉस्ट दैट राइट। जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया हो, उसने वो राइट जो है वो खो दिया है। सो दिस इज बेगिंग द क्वेश्चन अगेन, ठीक है। बेगिंग द क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ सर्कुलर आर्ग्यूमेंट जो आपकी शुरू हो रही है एक पॉइंट से, अगेन दूसरे उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ रही है। कोई कंक्लूजन तो इसका निकला ही नहीं, ठीक है, कि जो सीरियल किलर्स हैं वो जीने लायक हैं या नहीं है। यू आर जस्ट कॉन्टीन्यूसली आप एक ही पॉइंट के ऊपर आप बार बार बात किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो इसी के साथ आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, दीज आर फ्रॉम फॉर्मल फैलेसीज, ठीक है। सो फॉर्मल फैलेसीज मैं आपको सारी पहले बता देती हूँ क्या क्या होती हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको कम्प्लीटली बता देती हूँ कि क्या है फॉर्मल फैलेसीज सारी। चलो, सबसे पहली है आपकी फैलेसीज, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स। तो आपको पता है कि जब भी हम किसी आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। एक आपकी प्रीमाइस 1 के अंदर मेजर टर्म, एक आपकी प्रीमाइस 2 के अंदर माइनर टर्म, और एक आपकी दोनों प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2 के अंदर मिडल टर्म, ठीक है। 3 ही आपकी टर्म्स होनी चाहिए। तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स क्या है? जब आपने कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम कर दी, आपने 3 की जगह 4 टर्म्स ले ली, तो ये फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी,
देयरफॉर ऑल ए आर डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक ए टर्म है, एक आपकी बी टर्म है, एक सी है, प्लस आपने एक एक्स्ट्रा टर्म डाल दी डी। तो दिस इज फैलेसी ऑफ 4 टर्म, जब आपने 4 टर्म्स दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म। फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म। ठीक है, चलो, फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म क्या है, एग्जाम्पल इसका एनी बेल रिंग्स, सम रिंग्स आर ब्यूटिफुल, सम बेल्स आर ब्यूटिफुल। ठीक है, तो यहाँ पर एम्बिगुअस टर्म क्या होती है, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, जिसका आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब होता है ना तो आप इस तरफ जा रहे हैं ना आप इस तरफ जा रहे हैं, आप कंफ्यूजन में फंस गए हो। सो एनी बेल रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग्स का क्या मतलब है, घंटी बजना, कोई भी आपकी जो बेल है उस पर घंटी बजती है। सम रिंग्स आर ब्यूटिफुल, अब ये कौन सी रिंग है, ये अंगूठी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने एक ही वर्ड को यूज़ किया है लेकिन उस वर्ड का दोनों सेंटेंस में अलग अलग मतलब है। सो दिस इज फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस टर्म, जब आप एक ही टर्म को यूज़ करोगे लेकिन उसका मतलब हर सेंटेंस में अलग अलग होता है, जिसको आप इनफॉर्मल में इक्विवोकेशन की फैलेसी भी कहते हो। ठीक है, चलो, नेक्स्ट फैलेसी है आपकी फॉर्मल की, थर्ड फैलेसी जो है, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब आपकी टर्म 100% होती है। ठीक है, 100% का क्या मतलब है, या तो वो ऑल होगी या तो वो नो होगी। ठीक है, जो आपके कंक्लूजन है या तो वो सब पर वैलिड होंगे या किसी पे भी वैलिड नहीं होंगे। 100% ट्रू या 100% फॉल्स है वो चीज़, दिस इज 100% डिस्ट्रीब्यूटेड। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है 50%। ठीक है, 50% में क्या आएगा, सम या फिर सम नॉट। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें सही हैं या कुछ चीज़ें सही नहीं हैं। तो आपने सिर्फ कुछ ही फ्यू चीज़ों के बारे में बात करी, सम चीज़ों के बारे में बात करी है, तो दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम 50% मानकर चलते हैं। चलो, इसका एग्जाम्पल अब आप देखो, तो जब भी आपकी मिडिल टर्म जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी यानी कि 50% होगी तो ये प्रॉब्लम आती है। तो एग्जाम्पल इसका है ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। ठीक है, सो सम ए आर सी। अब यहाँ पर क्या है, देखो आपकी जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म क्या होती है, विच इज़ कॉमन इन बोथ द प्रीमाइसेस, जो पहले वाली दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन टर्म होती है। तो कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे, बी। ठीक है, बी इज़ द कॉमन टर्म। अब यहाँ पे आप देखो, अगर आप बात करोगे इसके अंदर, सो दिस यहाँ पर ऑल ए आर बी है, तो यहाँ पर आपका 50% है। ठीक है, ऑल ए आर बी में मैं आपको बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है। ऑल ए आर बी, तो ये जो टर्म है इसके आगे ऑल लगा हुआ है तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाली जो टर्म है ये 50% डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑल वाली टर्म के अंदर आपका सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, चलो, एक होती है आपकी नो वाली, दिस इज नो ए आर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए जो है दिस इज ऑल्सो 100% एंड दिस इज ऑल्सो 100%, यानी कि योर बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक आपकी होती है सम वाली, सम ए आर बी, तो यहाँ पर ए भी 50% है, बी भी 50% है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि नीदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एक होती है आपकी सम नॉट, सो सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे ये 50% है, यहाँ पे नॉट लग गया यानी कि दिस इज 100%। तो इस वाली स्टेटमेंट के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है दिस इज प्रेडिकेट, सो ओनली प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सी नहीं है। चलो, तो यहाँ पर अब आप देखो, तो सम वाले में क्या होता है, ये वाली टर्म 50 होती है तो आपने यहाँ पे 50 लिख दी। ऑल वाले में जो ये वाली टर्म होती है ये भी 50 होती है तो ये भी आपने 50 लिख दी।
तो यहाँ पर आपकी जो मिडल टर्म है वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये 100 होता तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे ये 50-50 है, इसीलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल हो गया। नेक्स्ट है आपका इलिसिट मेजर की प्रॉब्लम। ठीक है, इलिसिट मेजर या फिर हम इसको कह देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर, चलो तो इलिसिट मेजर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऑल एस आर पी, सम पी आर क्यू, सम एस आर नॉट क्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि मेजर टर्म कौन सी होती है और माइनर टर्म कौन सी होती है। तो जो आपके कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है ये आपकी मेजर टर्म होती है, जो आपके कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है ये माइनर टर्म होती है। ठीक है, माइनर टर्म जिस प्रीमाइस में प्रेजेंट होती है वो माइनर प्रीमाइस हो जाती है, दिस इज माइनर प्रीमाइस। और जिस स्टेटमेंट में आपकी मेजर टर्म प्रेजेंट होती है वो मेजर प्रीमाइस हो जाती है, सो दिस इज मेजर प्रीमाइस। ओके, चलो अब आपको देखना है इलिसिट मेजर। इलिसिट मेजर क्या होता है? जब आपका मेजर टर्म जो है वो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि कंक्लूजन में वो 100 हो। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ 100। तो यहाँ पर तो ये 100 है, लेकिन अपनी मेजर प्रीमाइस के अंदर दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 50 हो जाए। तो क्यू यहाँ पे 50 ही है, सम वाली टर्म है ना, दिस इज 50। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है? इलिसिट मेजर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर, जहाँ पे आपके कंक्लूजन में तो मेजर इज 100% डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अपनी मेजर प्रीमाइस के अंदर इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नेक्स्ट है आपकी इलिसिट माइनर। इलिसिट माइनर या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनर टर्म। चलो तो अब इसको भी हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ऑल एस आर पी, सम एस आर नॉट क्यू, नो पी आर क्यू। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपकी माइनर टर्म कौन सी होगी? ये वाली होगी, कंक्लूजन का सब्जेक्ट। ये मेजर टर्म होगी आपकी प्रेडिकेट कंक्लूजन का। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? माइनर टर्म इसमें प्रेजेंट है, सो दिस इज योर माइनर प्रीमाइस। मेजर टर्म कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, सो दिस इज मेजर प्रीमाइस। चलो अब माइनर टर्म अगर आपके कंक्लूजन में 100% डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जो कि ये है क्योंकि यहाँ पे नो लगा हुआ है तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अपनी माइनर प्रीमाइस के अंदर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो आपका P जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही है, दिस इज 50। ऑल का जो प्रेडिकेट होता है ये 50 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है? इलिसिट माइनर की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपकी फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस। ठीक है, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस, जिसको हम एक्सक्लूसिव प्रीमाइस भी कहते हैं। फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस या फिर एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। सो व्हेन अ कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू नेगेटिव प्रीमाइसेस। ठीक है, तो जब आपकी प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव कौन सी होती है? या तो ये नो हो दोनों ही, या दोनों ही सम नॉट हो, या फिर एक नो हो एक सम नॉट हो, या फिर इसी का वाइसा वर्सा। ठीक है, तो ये चारों केसेस अगर आपके हैं तो आपकी फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रीमाइस या एक्सक्लूसिव प्रीमाइस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी फैलेसी ऑफ affirmative conclusion from negative premise। ठीक है, चलो fallacy of affirmative conclusion from negative premise। that means if any one premise is negative and conclusion is positive, अगर आपकी कोई भी प्रीमाइस, चाहे प्रीमाइस 1 हो चाहे प्रीमाइस 2 हो, इनमें से कोई भी अगर नेगेटिव प्रीमाइस है, यानी कि या तो नो वाली है
या सम नॉट वाली अगर प्रीमाइस है तो आपका कंक्लूजन जो है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है यानी कि ऑल है या सम वाला है, ठीक है, तो आपकी कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस, यानी कि आपकी नेगेटिव प्रीमाइस है और आपका कंक्लूजन इज अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। ओके, चलो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिर से अलग और जो फैलेसी है आपकी, दिस इज फैलेसी ऑफ नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अफर्मेटिव प्रीमाइस। ठीक है, तो अगर आपकी दोनों प्रीमाइसिस क्या हैं, दोनों प्रीमाइसिस अगर आपकी पॉजिटिव है यानी कि या तो ऑल वाली है या सम वाली है और आपका कंक्लूजन नेगेटिव हो यानी कि या तो नो वाला हो या सम नॉट वाला हो, तो ये वाली फैलेसी आपकी आ जाएगी। यानी कि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है लेकिन प्रीमाइसिस तो दोनों पॉजिटिव है, तो अगर प्रीमाइस पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट फैलेसी है आपकी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या है, अब व्हेन particular conclusion drawn from two universal premises। ठीक है, यूनिवर्सल प्रीमाइस क्या होती है, जो 100% होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी प्रीमाइस 1 या प्रीमाइस 2 दोनों ही अगर ऑल या फिर नो वाली हैं यानी कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं और आपका कंक्लूजन जो है वो आपका पर्टिकुलर है यानी कि या तो सम वाला है या सम नॉट वाला है, तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, चलो अब एक और फैलेसी है आपकी, यहाँ पर दो और फैलेसीज हैं इनफैक्ट, गिव मी अ सेकंड। एक है आपकी डिनाइंग द एंटीसीडेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट या फिर जिसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इनवर्स। फैलेसी ऑफ इनवर्स, ये क्या फैलेसी होती है, अगर हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ P देन Q, ठीक है, और हम कह देते हैं देयरफॉर इफ नॉट P देन नॉट Q, अगर हम ये कंक्लूजन दे देते हैं यानी कि ये दोनों सेम स्टेटमेंट अगर हम ऐसा कह देते हैं तो कौन सी आ जाती है प्रॉब्लम, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इफ P देन Q होता है तो सही स्टेटमेंट क्या होती है, इफ नॉट Q देन नॉट P। ठीक है, यानी कि ये उल्टा होना चाहिए था पर आपने ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, फैलेसी आ गई। दिस इज द फैलेसी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट। चलो एक आती है आपकी अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। चलो ये क्या फैलेसी है, दिस इज द फैलेसी ऑफ कॉन्वर्स। ठीक है, चलो अब ये फैलेसी क्या है, अगर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ P देन Q और आप कंक्लूजन दे देते हो इफ Q देन P, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होता है। इसका कंक्लूजन सिर्फ एक ही निकल कर आता है, वो क्या है, इफ नॉट Q देन नॉट P। सिर्फ ये कंक्लूजन ठीक है, अगर आप ये कंक्लूजन दे रहे हो इफ नॉट P देन नॉट Q, तो दिस इज द फैलेसी ऑफ डिनाइंग द एंटीसीडेंट। अगर आप इफ Q देन P कंक्लूजन दे रहे हो तो ये क्या है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट की फैलेसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपकी सारी फैलेसीज हैं फॉर्मल फैलेसीज, जो आपको ध्यान रखनी है, आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, ठीक है, सारे प्रोफेसर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, ऑल प्रोफेसर्स आर
कॉम्पिटेंट, ठीक है। नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडर पेड, ठीक है। नो कॉम्पिटेंट पीपल आर अंडर पेड, देयरफॉर नो प्रोफेसर, देयरफॉर नो प्रोफेसर आर अंडर पेड, ठीक है। चलो, तो आपको बताना है इसमें कौन सी आपकी फैलेसी हो रही है। तो यहाँ पे जो आपकी फैलेसी है, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। नाउ व्हाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल? देखो, अब मिडल टर्म आपकी क्या है, यहाँ पर मिडल टर्म होती है जो दोनों प्रीमाइसेस के अंदर कॉमन टर्म होती है। तो कॉमन टर्म क्या है, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका क्या है, सी जो है दिस इज 100% डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नो लगा हुआ है साथ में, लेकिन यहाँ पे देखो आपका क्या है, दिस इज 50, ठीक है। यानी कि आपकी जो मिडल टर्म है वो एक जगह पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, इफ कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली डिटर्ड पीपल फ्रॉम कमिटिंग सीरियस क्राइम्स, ठीक है। क्या बोला, अगर कैपिटल पनिशमेंट सच में लोगों को रोकती है सीरियस क्राइम करने से, देन इट वुड बी जस्टिफाइड, तो कैपिटल पनिशमेंट जो है वो जस्टिफाइड है। फिर उसने क्या कहा, बट एज इट डज नॉट हैव दैट डेटरेंट इफेक्ट, क्योंकि इसका कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट अ जस्टिफिएबल प्रैक्टिस, इसीलिए ये जस्टिफिएबल प्रैक्टिस नहीं है। अब इसको ना थोड़ा हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना देखते हैं। देखो, इफ कैपिटल पनिशमेंट इज एक्चुअली डेटरेंट, ठीक है, यानी कि अगर कैपिटल पनिशमेंट डेटरेंट है, देन इट इज़ जस्टिफाइड, ठीक है। इफ इट इज डेटरेंट देन इट इज जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, इफ पी देन क्यू। फिर आपको सेकंड क्या बोला उसने, बट एज इट डज नॉट हैव डेटरेंट इफेक्ट, ठीक है। सो आपने क्या कहा, इफ डज नॉट डेटरेंट, ठीक है, अगर नहीं है डेटरेंट देन नॉट जस्टिफाइड। तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, ठीक है। यही तो किया आपने, दिस वॉज पी, दिस वॉज क्यू, आपने इसके आगे बस नॉट लगा दिया। तो ये कौन सी फैलेसी हो गई, दिस इज डिनाइंग द एंटेसिडेंट, ठीक है। डिनाइंग द एंटेसिडेंट की आपकी प्रॉब्लम हो गई। तो दिस इज फोर्थ ऑप्शन, ओके। देखो, अब आप टॉपिक जब कर लेते हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो आगे देखते हैं अब हम। नाउ लॉजिकली इक्विवेलेंट, अब इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आपको कोई प्रोपोजिशन दे दी है, कोई स्टेटमेंट दे दी है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सी इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। देखो, ये रहा। तो आपकी तीन तरीके की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक होती है ऑब्वर्स, जिसको आप लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट भी कहते हो। एक होती है कॉन्ट्रापोजिशन या कॉन्ट्रापोजिटिव, देन कॉन्वर्स या फिर कॉन्वर्जन की स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, तो इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंट या ऑब्वर्स स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ प्रोपोजिशन को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका क्वालिटी है पॉजिटिव, यानी कि आपने लिखा है ऑल ए आर बी, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस ऑल को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको अब आप नो कर दोगे, दिस इज नो, क्वालिटी आपने चेंज कर दी। नेक्स्ट, इंटरचेंज प्रेडिकेट विद द कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो आपका प्रेडिकेट है इसके कॉम्प्लीमेंट से चेंज कर दो। सो नो ए आर बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट बी, ठीक है। सो नो ए आर नॉन बी। तो दिस इज द ऑब्वर्स या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरीके से मानो आपको एक दिया हुआ था, सम ए आर नॉट बी, तो अब आप इसको ऑब्वर्स कैसे करोगे या लॉजिकल इक्विवेलेंट, पहले तो आपको इसकी वो चेंज करनी है, क्वालिटी चेंज करनी है। तो सम नॉट से आप सम पे आ जाओगे, सो सम लिख दिया आपने। देन आपको जो इसका प्रेडिकेट है नॉट बी, सॉरी सम ए आर नॉट बी, सॉरी प्रेडिकेट है आपका बी, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी कि सम ए आर नॉन बी। समझ में आया आपको अच्छे से? तो दिस इज द लॉजिकल इक्विवेलेंट। इसी तरीके से आपको वो कॉन्ट्रापोजिशन और कॉन्वर्स भी पूछ सकता है, जो कि पहले पेपर में पूछा भी गया है, इस बार नहीं, इससे पिछली बार पूछा गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज इंटरचेंज्ड विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट
एंड प्रेडिकेट इज इंटरचेंज विद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के कॉम्प्लीमेंट से एक्सचेंज करना है और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से इंटरचेंज करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल नॉन बी आर नॉन ए। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंटरचेंज किया दोनों को और इनके कॉम्प्लीमेंट से किया। क्लियर। ऐसे ही अगर आपका लिखा हो नो ए आर बी, तो आपको क्या लिखना है, नो नॉन बी आर नॉन ए। सो दिस इज कॉन्ट्रापोजिशन। ओके, चलो नेक्स्ट और लास्ट है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या होता है, सिंपली आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देना है। सो इफ ऑल ए आर बी देन ऑल बी आर ए। अगर आपका है सम ए आर बी, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, सम बी आर ए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, so which of the following proposition is logically equivalent to the proposition all frogs are amphibians। तो अब आपको क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंट में या ऑब्वर्स स्टेटमेंट के अंदर आपको सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी चेंज करनी है। ठीक है, क्वालिटी चेंज करो, क्या बनेगा, नो। फिर आपको जो इसका प्रेडिकेट है इसको चेंज करना है इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो नो फ्रॉग्स आर नॉन एम्फीबियंस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा दिए हुए हैं, यानी कि अब आपको एक से काम नहीं चलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा पहले तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। 2 स्टेटमेंट तो आपको मिलेंगे ही। देखो सम फिजिसिस्ट्स आर आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर, अब इसका बना के देखो क्या बनेगा। सो दिस विल बी, सबसे पहले आपको इसकी क्वालिटी चेंज करनी है, तो सम नॉट आ जाएगा। ठीक है, देन आपको इसका जो प्रेडिकेट है इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। सो सम फिजिसिस्ट्स आर नॉट नॉन प्रोफेसर्स। ठीक है, नॉट नॉन आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स, या जो भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, सो दिस इज, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वर्स हो जाएगा या लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ए एंड बी तो आपका आना ही आना है। ठीक है, ए एंड बी कहाँ पे है ये देख लो, सेकंड में और फर्स्ट में, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब आपको दिया है डी, अब डी देखो इसका इक्विवेलेंट है या नहीं है आपका। ठीक है, चलो सो सम नॉन आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स आर नॉट नॉन फिजिसिस्ट्स। इन्होंने क्या किया, सम नॉन आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नॉन आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स आर नॉट नॉन फिजिसिस्ट। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गई। कैसे गलत हो गई, क्योंकि नॉन आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स आपने क्या किया, पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट किया और इसको आगे ले आए। देन आर नॉट नॉन फिजिसिस्ट, तो आपने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट करके इधर ले गए, साथ में आपने एक नॉट भी लगा दिया, यानी कि क्वालिटी भी चेंज कर दी इसकी। तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, ना ये कॉन्वर्स है, ना ये आपका कॉन्ट्रापोजिशन है, ना ये आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट। ऐसी तो कोई स्टेटमेंट होती ही नहीं है आपकी ट्रू। सो दिस इज रॉन्ग। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ए एंड बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। अब इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, ये देखो, दिस इज सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस। तो इसको कैसे करना है आपको, सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी चेंज करनी है। सो सम अटॉर्नीज आर नॉट, ठीक है, सम नॉट में आपने चेंज किया। देन लॉजिशियंस, तो लॉजिशियंस को आपको क्या करना है, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करना है, आर नॉट नॉन लॉजिशियंस। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज सम अटॉर्नीज आर नॉट नॉन लॉजिशियंस, सम अटॉर्नीज आर नॉट नॉन लॉजिशियंस। अच्छा, सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नीज। हाँ, तो ये तो आपका कहीं पर आया नहीं, लॉजिकली इक्विवेलेंट वाली स्टेटमेंट ये तो आपकी कहीं बनी नहीं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अब आपको देखना है कि इनमें से क्या आंसर बनेगा। ये वाली स्टेटमेंट तो आपको दे नहीं रखी, तो दिस इज रॉन्ग।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, तो आपको अब कंक्लूजन्स देखने पड़ेंगे। मैं आपको कंक्लूजन्स बता देती हूँ क्या क्या होते हैं सब स्टेटमेंट्स के। देखो, अगर आपको दिया हो ऑल ए आर बी, तो इसका कंक्लूजन क्या होता है आपका, दिस इज ऑल बी आर ए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल बी आर ए नहीं हो सकता, इसका क्या बनेगा, सम ए आर बी और सम बी आर ए, ठीक है। ये इसके कंक्लूजन्स बन जाएंगे आपके। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी, लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है इस स्टेटमेंट की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नो ए आर बी, तो नो ए आर बी का क्या हो जाएगा लॉजिकली इक्विवेलेंट, नो बी आर ए। अगर ए बी नहीं है तो बी भी तो ए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट या कंक्लूजन ये निकल कर आता है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन करोगे तभी आपको हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है सम ए आर बी, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, सम बी आर ए। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी तो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी, इसका क्या निकल कर आएगा, एक सेकेंड, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो इसका एज सच कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल कर आता है इसका, ठीक है। इस वाले का कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आएगा। तो इसकी लॉजिकली इक्विवेलेंट एक ही स्टेटमेंट हो सकती है आपकी, जो हम फर्स्ट टाइप से निकाल रहे थे, ठीक है। तो आप इन सब की जो है वो नोट डाउन कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या था, सम अटॉर्नीज आर लॉजिशियंस, यानी कि सम ए आर बी वाली स्टेटमेंट है। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है, सम बी आर ए। सो आंसर क्या हो गया, थर्ड, सम लॉजिशियंस आर अटॉर्नीज। आपने खाली इसको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, आपको बताना है इनमें से कौन सी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो सम एनिमल्स आर बर्ड्स, इसका क्या बनेगा, सबसे पहले आपको इसकी क्वालिटी चेंज करनी है। सो सम एनिमल्स आर नॉट, बर्ड्स को चेंज करना है इसके कॉम्प्लीमेंट से, तो नॉन बर्ड्स आपका आ गया, ठीक है। तो इसका सेम क्या है, ये वाला। सो ए एंड बी आर राइट। अब ए एंड बी आपकी इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर है। सो डी और सी में से भी कोई इक्विवेलेंट है, ये भी देख लो आप। सो सम नॉन बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल्स, ये तो होगा नहीं। मैंने क्या बताया, दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, सम ए एंड आर बी की सम बी आर ए, यानी कि सम बर्ड्स आर एनिमल्स, ये हो सकती है आपकी, जो मैंने पिछला बताया। सो डी इज द राइट आंसर। सो ए बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इनमें भी आपको बताना है। सो नो फिलोसोफर्स आर अंडर पेड स्कॉलर्स, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, पहले क्वालिटी चेंज करो, ऑल फिलोसोफर्स आर अंडर पेड स्कॉलर्स, तो इसको कॉम्प्लीमेंट करो, आर नॉन अंडर पेड स्कॉलर्स, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है, सेकेंड। सो ए एंड बी आर राइट, कहाँ पे है ए एंड बी, एक तो इसमें है एक इसमें है। अब देखो सी और डी में से कौन सा है। सो नो का इक्विवेलेंट क्या था, नो फिलोसोफर्स आर अंडर पेड स्कॉलर्स, तो नो ए आर बी, इसका इक्विवेलेंट क्या था, नो बी आर ए, यानी कि नो अंडर पेड स्कॉलर्स आर फिलोसोफर्स। तो सी सही हो जाएगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, अगेन ऑल एरोप्लेन्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है। ऑल एरोप्लेन्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, तो इसका चेंज करो, दिस विल बी नो, पहले क्वालिटी चेंज होगी, नो एरोप्लेन्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स को चेंज करो, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए एंड डी। तो ए एंड डी कहाँ पे है, इन दोनों के अंदर है। तो सी देखो, अब सी क्या मैच कर रहा है। सो ऑल नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स आर नॉन एरोप्लेन्स, ठीक है। अब देखो क्या है, all aeroplanes are polluting vehicles, ठीक है। all aeroplanes are polluting vehicles, all non polluting vehicles are non aeroplanes, ठीक है। all non polluting vehicles, non polluting कौन सी होगी, इसके बाहर की जो है, all non polluting vehicles are non aeroplanes, ये सारी जो आपकी आइटम्स हैं, ठीक है, ये एरोप्लेन नहीं है। तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन क्या है आपका, कि सारे एरोप्लेन आपके
पॉल्यूटिंग ही होंगे, ठीक है, समझ में आई ये चीज़। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। सो आपका आंसर क्या बनेगा, ए, सी एंड डी। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई गेस दिस मस्ट बी द राइट आंसर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगेन नो विमेन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ऑल विमेन आर नॉन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये कौन सा है, ऑल विमेन आर नॉन एरोगेंट, ये सी, ए एंड सी आर है इसका आंसर। तो सेकंड और थर्ड में से होना चाहिए, तो बी और डी को चेक कर लेते हैं हम फटाफट से। सो बी और डी को करो। नो एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर विमेन, ठीक है, नो एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर विमेन। देन ऑल नॉन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर नॉन विमेन। तो देखो मैंने आपको बताया था नो विमेन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, यानी कि नो ए आर बी, इसका क्या बनता है, नो बी आर ए। तो आंसर क्या बनेगा, बी, नो एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर विमेन। सो ए, बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ आपकी इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस भी हो गए हैं कंप्लीट। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन समझ लीजिए आपकी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या है। लेट मी सी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है अभी, ओके हो रही है, गुड। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हम समझ लेते हैं सबसे पहले, देन इनके क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या कहता है, अब देखो आपके पास चार तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। सो एक है ए, एक है ई, एक है आई, एक है ओ। सो ए, ई, आई, ओ, यू वाली कोई स्टेटमेंट नहीं होती, वावल्स जो आपके होते हैं उसमें ए, ई, आई, ओ वाली स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट कौन सी है, विच इज़ यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है। यूनिवर्सल पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसकी क्वालिटी पॉजिटिव है और इसकी क्वांटिटी यूनिवर्सल है, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई। ई क्या है, दिस इज यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव कैसे है, क्योंकि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये यूनिवर्सल है, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी, ये नो वाली स्टेटमेंट। ये कौन सी स्टेटमेंट होगी, ऑल वाली स्टेटमेंट्स। आई, आई क्या है आपका, दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव, जो आपका 50% डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, विच इज सम वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी। लास्ट इज ओ। ओ क्या है, दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव क्यों है, विच इज 50% डिस्ट्रीब्यूटेड लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो कि आपकी सम नॉट होगी, ठीक है। चलो सो ये आपकी चार स्टेटमेंट्स हैं। इनको आपको कैसे लिखना है, ए देन ई देन आई देन ओ, ठीक है। ऐसे जेड बनेगा आपका, जेड की फॉर्म में आपको लिख लेना है ए, ई, आई, ओ, क्लियर। चलो तो आप देखोगे जब ए और ई को, ठीक है, तो ये जो ए और ई है ना, एक मिनट रुको, मैं आपको सबसे इजी वाले से समझाती हूँ। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दैट। हाँ, सबसे पहले आप देखो ए और ओ को और ई और आई को, ठीक है। ए और ओ को आपस में देखो और दूसरा पेयर है आई और ई को, ये एक पेयर है, एक है ए और ओ और एक पेयर है आई और ई। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, ठीक है। क्या है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी। ना वाई कॉन्ट्राडिक्टरी, या क्योंकि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को। इसका मतलब जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगी, ठीक है। जब ये ट्रू तो ये डेफिनेटली फॉल्स, जब ये ट्रू तो ये डेफिनेटली फॉल्स। ऐसे ही उल्टा हो सकता है, अगर ओ ट्रू है तो ए डेफिनेटली फॉल्स, अगर आपका आई ट्रू है तो ई डेफिनेटली फॉल्स। एक दूसरे के उल्टा होते हैं, जब एक सही तो दूसरा गलत होना ही है, अगर एक गलत तो दूसरा सही होना ही है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी किसके बीच का रिलेशनशिप है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अब देखो कैसा ही रिलेशनशिप है, यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच का, और साथ ही में यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव के बीच का ये रिलेशनशिप है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। ये दोनों ही क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफर करते हैं। क्वालिटी में कैसे डिफर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। क्वांटिटी में कैसे डिफर कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, तो क्वांटिटी में भी डिफर करते हैं। अगर एक सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत है। चलो, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी कौन सी स्टेटमेंट है, ये दोनों ए और ई, ए और ई का जो पेयर है ये कॉन्ट्ररी है, ठीक है। कॉन्ट्ररी कैसे हैं, अब ये देखो, ये किसके बीच का रिलेशनशिप है, यूनिवर्सल के बीच का रिलेशनशिप है। ये भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नेगेटिव, दोनों यूनिवर्सल के बीच का रिलेशनशिप है। ये दोनों आपस में क्वालिटी में डिफर करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है। क्वांटिटी में डिफर नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल है और वो भी यूनिवर्सल है, ठीक है। क्वांटिटी में डिफर नहीं करते, क्वालिटी में डिफर करते हैं। ये दोनों साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। समझ में आया? यानी कि अगर ए ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें वैलिड हैं तो कोई भी चीज़ वैलिड नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर सारे एप्पल बनाना है तो कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों साथ में ट्रू कभी नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि सारे एप्पल बनाना नहीं है, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपस में ठीक है, क्यों, क्योंकि आप बीच का हिस्सा ले सकते हो कि कुछ एप्पल जो हैं वो बनानाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती हैं, लेकिन साथ में ट्रू नहीं हो सकती। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट है आपका सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी होते हैं ये वाले अब, ठीक है, आई और ओ, आई और ओ आपके सब कॉन्ट्ररी होते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बीच का रिलेशनशिप है ये, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच का। अब ये दोनों आपस में क्वांटिटी में डिफर, क्वालिटी में डिफर करते हैं। अगेन क्वालिटी में कैसे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्वांटिटी में डिफर नहीं करते क्योंकि ये दोनों ही पर्टिकुलर हैं, ठीक है। चलो, अब ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं कॉन्ट्ररी के, यानी कि कॉन्ट्ररी में क्या होता है, ये दोनों आपस में ट्रू नहीं हो सकते, साथ में ट्रू नहीं हो सकते, पर साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो सब कॉन्ट्ररी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन साथ में ट्रू हो सकते हैं। समझ में आया? चलो, लास्ट है अब आपका, लास्ट है आपका सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन किसके बीच का रिलेशनशिप है आपका, ए और आई का, ठीक है, ए और आई का, और ई और ओ का। दो पेयर बनते हैं यहाँ पे भी, कॉन्ट्राडिक्टरी की तरह दो पेयर बनते हैं, ई और ओ का। तो किस किस के बीच में रिलेशनशिप है ये एक पर्टिकुलर और एक यूनिवर्सल के बीच में है। पर्टिकुलर क्या है, दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव, दिस इज यूनिवर्सल पॉजिटिव, दिस इज पर्टिकुलर पॉजिटिव, दिस इज यूनिवर्सल नेगेटिव, दिस इज पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये आपस में क्वांटिटी में डिफर करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है। क्वांटिटी में फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है। चलो, जो मेन चीज़ है विच इज़ सब ऑल्टरनेशन की प्रॉपर्टी, दैट इज़ अगर ए ट्रू है, ठीक है, अगर ए आपका ट्रू है तो आपका आई जो है वो भी ट्रू होगा। समझ में आया? अगर आपका ए ट्रू है, यानी कि अगर आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर आपका आई फॉल्स है तो आपका ए डेफिनेटली फॉल्स होगा, यानी कि अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला डेफिनेटली फॉल्स होगा। ऐसे ही अगर ये आपका फॉल्स है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। समझ में आई ये चीज़? यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, इफ़ यू मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो आपकी ट्रूथनेस होती है, ट्रूथ होता है, ठीक है। अगर आप डाउन से अप जाते हो, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, तो आपका फॉल्सिटी होती है, फॉल्स हो जाती है दोनों स्टेटमेंट्स। समझ में आया? सो दिस इज़ योर एंटायर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो आपको ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, ठीक है। चलो, देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें से। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ऑल एरोप्लेन्स आर, एक सेकेंड, हाँ, ऑल एरोप्लेन्स आर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है आपकी? ए स्टेटमेंट है, ऑल वाली। इज गिवन ट्रू, अब ये ट्रू है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इमीडिएटली बी इन्फर्ड टू बी ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी ही होनी है? तो अभी हमने पढ़ा है, अगर आपका ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है,
अगर ए ट्रू है तो ओ तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ओ स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब देखो ए और ई ये आपस में कॉन्ट्ररी है और ये साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, यानी कि ये ट्रू तो हो ही नहीं सकती, ये डेफिनेटली फॉल्स होगी। तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। अभी हमने लेकिन पढ़ा सब ऑल्टरनेशन में जो ट्रूथ है वो अप से डाउन आता है। अगर अप वाली चीज़ ट्रू है तो डाउन वाली भी ट्रू होगी, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, आई वाली, यानी कि सम वाली स्टेटमेंट। तो देखो सम वाली कौन सी है, सम एरोप्लेन्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, सेकेंड आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है सम क्रिकेटर्स आर नॉट बॉलर, सम नॉट वाली है यानी कि ओ स्टेटमेंट है। ये आपको बोली इन्होंने फॉल्स है, तो आपको बताना है कौन सी फटाफट फॉल्स हो जाएगी। तो डेफिनेटली दिस इज ए ई आई ओ। अगर ये फॉल्स है तो ए तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये दोनों जो आपस में है दिस इज सब कॉन्ट्ररी, ये आपस में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था सब ऑल्टरनेशन में जो नीचे वाली चीज़ अगर फॉल्स है तो ऊपर वाली डेफिनेटली फॉल्स होनी है, ठीक है। तो आपकी ई स्टेटमेंट फॉल्स होगी यहाँ पे। तो ई स्टेटमेंट कौन सी है, नो वाली, तो फोर्थ आपका ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following can neither be both true nor can they both be false? ना तो ये साथ में ट्रू हो सकते हैं ना तो ये साथ में फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेटमेंट थी, ए और ई और आई और ओ, सॉरी ए और ओ, आई और ई, ये स्टेटमेंट्स थी आपकी, ठीक है। तो देखो ऑल के साथ सम नॉट, ये वाला आ गया आपका, ए एंड सी सही है, ठीक है। चलो अब देखो आपका बी और डी भी हो सकता था, बी और डी भी हो सकता था, पर ये ऑप्शन में नहीं है, खाली ऑप्शन के अंदर ए और सी ही है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड टू एज दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, जो दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं, तो कौन सा था ये, सब कॉन्ट्ररी, आई एंड ओ। आई एंड ओ कौन सा है, सम एंड सम नॉट, सो ए एंड सी, ए एंड सी आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ये प्रोपोजिशन दे रखी है सम फिशेज आर नॉट एम्फीबियन, सम नॉट वाली, यानी कि ये ओ स्टेटमेंट आपको दी है, ये फॉल्स है, ये आपको फॉल्स दे दी, तो आपको बताना है कौन सी डेफिनेटली ट्रू है। सो ए ई आई ओ, अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, तो डेफिनेटली हमें मिल गया फटाफट आंसर, ऑल वाली स्टेटमेंट हमारा आंसर होने वाला है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है या तो ये सारे होंगे मतलब यानी कि 2-2 के पेयर में होंगे या फिर खाली डी ऑप्शन आंसर होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली हमें देखकर पता चल चुका है क्योंकि अगर बी आंसर है आपका, ठीक है, तो बी किसके अंदर है, थर्ड ऑप्शन के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली आंसर पता चल गया, बट स्टिल वी विल फाइंड आउट कि क्या हो सकता था। और तो ओ से ए ट्रू निकल गया। चलो देन ई देखो, अगर ये फॉल्स है तो ऊपर जाते जाते ये भी फॉल्स ही हो जाएगा, ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए और आई आपके दोनों ट्रू हैं, तो आई वाली कौन सी स्टेटमेंट है, डी, सो बी एंड डी आर द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन ठीक है। हालांकि आपको एक से भी सॉल्व हो गया था ये ऑप्शंस की वजह से, बट स्टिल वी हैव फाउंड आउट कि दोनों स्टेटमेंट्स कैसे होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, लेकिन फॉल्स हो सकती हैं, आपस में ट्रू नहीं हो सकती। कौन सी स्टेटमेंट है ये, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स है आपकी, विच इज ए एंड ई, तो ऑल और नो वाली जो स्टेटमेंट है, सो ऑल एंड नो वाली कौन सी है आपकी, दिस इज ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी आपकी ठीक है, फोर्थ। चलो आगे बढ़ो। नो एनिमल्स आर फिशेस, यानी कि ई स्टेटमेंट आपको दी है, ये फॉल्स है, तो आपको बताना है कौन सी ट्रू होगी। चलो तो देखो ए ई आई ओ, अगर ये फॉल्स है तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ये फॉल्स है तो ये आपकी साथ में फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता, ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन फॉल्स तो हो सकती है ना, तो ए आपका फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। अगेन ई अगर आपका फॉल्स है, अब देखो अगर ई ट्रू होता तो ये डेफिनेटली ट्रू होता, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें खाली क्या आएगा, इन दोनों का एम्बिगुअस है, हम कंफर्म नहीं कर सकते,
खाली आई का हमें कंफर्म है कि ये ट्रू होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका डी ऑप्शन, ठीक है, सम वाली स्टेटमेंट, तो ओनली डी इज द आंसर। आगे अब उन्होंने पूछा कौन सी आपकी कॉन्ट्ररी है, सिंपल सेम साथ साथ दे दिया, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया आपको। ए और ई स्टेटमेंट, ऑल एंड नो वाली स्टेटमेंट आपकी कॉन्ट्ररी होती है, सो ऑल एंड नो, ए एंड सी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following proposition are related as if one is true then other is definitely false, ठीक है, अगर एक ट्रू है दूसरी डेफिनेटली फॉल्स होगी, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट है, या तो ये ए और ओ होगी या फिर आई और ई होगी, ठीक है, आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ए और ओ कौन सी है, ऑल, ठीक है, और सम नॉट, सो ए एंड सी, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर नहीं है तो ये होगा नहीं। देन सम एंड नो, बी एंड डी, तो ये आपके ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following are so related that they can not be both true, ठीक है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते साथ में लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि आपका अगेन कॉन्ट्ररी ए और ई, ऑल एंड नो, सो ऑल एंड नो, ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है, ई स्टेटमेंट, ये आपको फॉल्स दे रखी है, आपको बताना है कौन सी ट्रू होगी डेफिनेटली, सो ए ई आई ओ, अगर ये फॉल्स है डेफिनेटली ट्रू कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है, आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, अगर ये इसको देखें तो ये भी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, सिर्फ आई आपका ट्रू होगा। सो सम फ्रॉग्स आर एम्फीबियन, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से आ रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं, तो दिस इज सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी क्या है, आई और ओ वाली स्टेटमेंट, सम एंड सम नॉट, सो सम एंड सम नॉट, ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन। चलो, इसी के साथ आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, अब नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अब आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में से, अब ये मैंने आपको बता रखा है फैलेसीज जो आपके हेतुभास हैं, इसका क्वेश्चन तो मैंडेटरी है ही है कि इसमें से आना ही आना है। तो आप इंडियन लॉजिक की मेरी जो वो है मैराथन है इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, वो आप देख लीजिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा इंडियन लॉजिक आराम से। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जो कि मुझे लगता है अभी नहीं है, तो जो दिसंबर के बच्चे हैं उनके पास बहुत टाइम होगा, तो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाइएगा, ठीक है, सिमरन सहगल नाम से आपको मिलेगी, सिमरन सहगल इसके नाम से आपको मिलेगी। स्पेशल क्लासेस में मैंने कंप्लीट मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस आपको उसमें क्वेश्चंस क्या सारे टॉपिक्स आपको करवाए हैं 3 से 4 वीडियोस के अंदर, तो आप पूरा इंडियन लॉजिक वहाँ से कवर कर सकते हो स्पेशल क्लासेस के अंदर ही, ठीक है, फ्री क्लासेस के अंदर। तो ये मैंने आपको एक थोड़ी सी हेल्प कर दी है, ऑल्दो आई एम नॉट टीचिंग एन अकेडमी राइट नाउ, बट आप मेरी प्रोफाइल पे जाके पढ़ सकते हो, क्लासेस ओपन है आपके लिए अभी भी, तो आप उनको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हेतुभास से ये आपका क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कहे थे, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए हैं एज इट इज़ पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 2019 से आने लगा है आपका ये इंडियन लॉजिक, 2019 से लेके अब 2023 आ गया है, स्टिल इन्होंने एग्जाम्पल्स चेंज नहीं करे हैं, जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग से देते आए हैं वही अभी भी पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको हर फैलेसी का एक दो एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखना, विरुद्ध पूछी है अब इन्होंने, ठीक है, विरुद्ध फैलेसी विरुद्ध फैलेसी, इसका एग्जाम्पल देखो क्या है, साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये मेरे अभी के नोट्स नहीं हैं, जब आप जाओगे अनअकैडमी की मेरी उसके ऊपर, तो ये नोट्स मैंने तब के बना रखे हैं पहले के, और अगर आप मेरी मैराथन देखोगे तो मैराथन के अंदर भी आपको ये मिलेंगे। मैराथन तो ऑब्वियसली 2023 के पेपर से पहले ही ली थी मैंने, तो उसके अंदर भी सेम एग्जाम्पल्स मैंने डाले थे, यही पूछ रहा है वो बार बार, साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहाँ पर ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। साउंड इज़ एटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस, अब आपसे क्या पूछा, अशराय सिद्ध की, अशराय सिद्ध की आपसे पूछी, अब ये देखो अशराय सिद्ध की, अब आप देखना क्या है अशराय सिद्ध, ये रहा, स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज लोटस लाइक लोटस ऑफ लेक। अब देखो यहाँ पे
स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज़ अ लोटस लाइक द लोटस ऑफ लेक। और मैंने यहाँ से कॉपी नहीं किया है ये, ठीक है, ये मेरे पहले के नोट्स में से ही है। जब मैंने JRF किया था तब के मेरे नोट्स के अंदर ये बना हुआ है। जो मेरे मेंटोर थे, जिन सर को मैं फॉलो कर रही थी, उन्हीं के नोट्स में से मैंने किया ये, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल ऑफ स्वरूप सिद्ध। अगेन स्वरूप सिद्ध अब आप देखिए यहाँ पर मिलेगा स्वरूप सिद्ध, कहाँ है स्वरूप सिद्ध, ये रहा। साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। चलो, साउंड इज अ क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिक, ठीक है। अब आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फ्रेंस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ मेजर टर्म। ऐसा आपको बताना है, जो अनुमान के कुछ स्टेप्स हैं आपके, विच इज़ फून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो फून में आपको बताना है मिडल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म कहाँ पे आपकी सिंथेसाइज्ड होती हैं, मिक्स कहाँ पर होती हैं, उसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ फोर्थ, विच इज़ Heraclitus is a man who is invariably a mortal, ठीक है। So Heraclitus is a man who is invariably a mortal। चलो, तो अब इसमें देखो आपके क्या होते हैं स्टेप्स हैं आपके फून क्या है, PHWN, प्रतिजना या प्रतिज्ञा, जिसको आपको हेतु, उदाहरण, उपन्या, निगमना या स्थापना। अब प्रतिजना क्या होती है, प्रतिजना होती है आपकी हाइपोथेसिस, ठीक है। इनकी इंग्लिश मतलब भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी वो पूछ लेता है। हाइपोथेसिस यानी कि वो स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, जो आपने अजम्पशन बनाई है अपने रिसर्च को लेकर। एग्जाम्पल, देयर इज़ फायर ऑन द हिल, ठीक है, ये आपकी अजम्पशन है कि पहाड़ के ऊपर आग लगी हुई है। हेतु क्या है, हेतु इज़ द रीज़न, ठीक है, इट इज़ द मिडल टर्म, आपकी जो मिडल टर्म होती है। बिकॉज देयर इज स्मोक ऑन द हिल, आप क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पे आग लगी है, क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ से धुआं निकल रहा है। उदाहरण क्या है, आप एक एग्जाम्पल देते हो जहाँ पर सेम सिचुएशन होगी। वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ पे भी आपका स्मोक होती है वहाँ पे आग होती है, मैंने किचन में देखा है अपने, ठीक है, एग्जाम्पल है। उपन्या क्या है, इट इज़ द रीअफर्मेशन, जब आप कंफर्म करते हो कि सच में वहाँ पर स्मोक थी या नहीं थी। देन द हिल हैज़ सम स्मोक, दिस इज नॉट सम, दिस इज स्मोक। द हिल हैज़ स्मोक दैट इज परवेडेड बाय फायर, वहाँ पर स्मोक है, वहाँ पर धुआं है जो हमेशा आग से ही निकलता है। लास्ट, निगमना इज द कंक्लूजन, स्थापना भी जिसको आप कहते हो। देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल, नॉट फायर, दिस इज फायर, इसीलिए वहाँ पर फायर है, वहाँ पर आग लगी हुई है, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स जो आपको याद रखने हैं पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ साधारण। अगेन साधारण का अब आप देखो एग्जाम्पल क्या दिया है। साधारण में ऑल नोएबल थिंग्स आर फायरी, द हिल इज नोएबल, द हिल इज फायरी। चलो, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है हमारा। दिस इज साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। अब देखो इसका मतलब समझ लेते हैं हम साधारण, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आपको अलग पूछा गया है, ठीक है ना। चलो एक सेकेंड, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, दिस इज असाधारण फैलेसी, नॉट साधारण। अच्छा असाधारण लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मैं वही कहूँ एग्जाम्पल कैसे अलग दे दिया इन्होंने यहाँ पर। दिस इज असाधारण, देखो थोड़ा सा अलग हो रखा है आपका साधारण से, ठीक है। साधारण नहीं पूछा इसने, असाधारण पूछा है, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे देख लेना चाहिए था नैरो मिडल। आपके साधारण में वाइड मिडल टर्म होती है, ठीक है, असाधारण में नैरो मिडल टर्म होती है। तो असाधारण फैलेसी जो आपकी है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वहीं पर। साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, ये रहा। चलो देखते हैं फिर से क्या क्वेश्चन है। फैलेसी ऑफ अनूप संहारी का एग्जाम्पल क्या है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ये रहा। ऑल थिंग्स आर नॉन एटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अब देखो मेरे को आंसर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, विच फैलेसी इज कमिटेड इन दिस स्टेट। द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज नोएबल, ठीक है।
जो हिल है वहाँ पे आग लगी हुई है क्योंकि वो नोएबल है, ठीक है, क्योंकि वो जानने वाला है हमारा। सो दिस इज साधारण फैलेसी। व्हाट इज साधारण फैलेसी? यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ आपका एग्जाम्पल, ऑल नोएबल थिंग्स आर फायरी, द हिल इज नोएबल, ठीक है। तो एक आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ था, वही आपको दे दिया। देखो कभी आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे देता है फैलेसी पूछ लेता है, कभी वो आपको फैलेसी दे देता है, एग्जाम्पल उसका पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, मतलब भी पता होना चाहिए, पर एग्जाम्पल ज़्यादा पता होने चाहिए। चलो, तो इसी के साथ हमारा पूरा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगी वीडियो, आई एम वेरी श्योर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। अगर आपको इंडियन लॉजिक कंप्लीट करना है तो मैं आपको बता चुकी, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे आपको मिलेगा। और अगर आपको वो नहीं करना है, जल्दी में 1-1.5 घंटे में ही कर लेना है, तो आप मेरी इंडियन लॉजिक की वो भी देख सकते हो, क्या कहते हैं, मैराथन भी देख सकते हो, जो इसी चैनल पे आपको मिलेगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो अब जब ओवर होगी तो इधर या इधर आपको दिख जाएगा लिंक, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप आने वाले किसी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसे आप प्रेस कर लीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं पर इसका जो PDF है वो शेयर करूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं ऑन दिस गिवन ईमेल ID। तो हम जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।